वैसे तो आए दिन कई लोगों के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं घटती होती हैं, जिन पे विश्वास करना तो दूर, उन्हें सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। यकीनन कोई इस बात को जाहिर कर पाता है और कोई किसी को नहीं भी बता पाता, इस डर से कि कहीं कोई उसका मजाक ना बनाए। लेकिन इससे हम इन चीज़ों को एक मजाक नहीं कह सकते। ये उन्हें ही पता होती है जिनके साथ ये बीती होती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। रीना अपने पति प्रजा के साथ हनीमून मनाने हिमाचल जाती है और वहाँ कोई होटल ना मिलने के कारण दोनों एक कॉटेज में जाकर ठहरते हैं। और उस कॉटेज में रीना के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से वो डर के सायरे में रहने लगती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कोई साया है या कोई इंसान। अब शुरू करते हैं कहानी को। आधी रात हो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर रीना की आँख खुलती है। वो लाइट जलाकर समय देखती है तो घड़ी में 2:30 बज रहे थे। वो सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता है। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। फिर रीना उठकर फ़ोन को उठाती है और हेलो कहकर पूछती है, कौन है? क्यों इतनी रात को फ़ोन कर रहे हो? लेकिन फ़ोन पर उधर से कोई नहीं बोलता। जब किसी की आवाज़ नहीं आती तो रीना फ़ोन रखकर जाने लगती है। जैसे ही वो जाने को होती है, वैसे ही फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगती है। फिर वो वापस आकर फ़ोन उठाती है, लेकिन अभी भी ऊपर से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर रीना गुस्से में कहती है, जब बात करनी नहीं होती तो फ़ोन क्यों करते हो? ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है। तभी उधर से एक आवाज़ आती है, रीना, मैं हूँ। उस शख्स की आवाज़ को सुनकर रीना के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर पड़ता है और डर से वो कांपने लगती है। रीना भागकर अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और डर से कांपने लगती है। उसकी कानों में लगातार मानो वही आवाज़ गूंज रही हो, रीना, रीना मैं आ गया। रीना। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका नाम लेकर बार बार उसे वो शख्स अपने पास बुला रहा हो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना कान बंद कर देती है और कहती है, कौन हो तुम? क्यों क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहती है। आवाज़ सुनकर प्रजा, जो कि रीना का पति था, वो उठ जाता है और रीना से बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो और किसकी आवाज़ सुनना चाह रही हो? तभी रीना रुक रुक कर कहती है, प्रजा, वो आवाज़ उसकी। रीना साफ साफ बता नहीं पा रही थी। प्रजा बोलता है, रीना किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ? कहीं फिर तुम्हारा भूत तो सवार नहीं हो गया, जैसा कि तुम्हें उस कॉटेज में हुआ था? कहीं तुम्हें फिर वही साया तो नज़र नहीं आ रहा? फिर भी रीना चुपचाप रहती है। तो प्रजा फिर चिल्लाते हुए कहता है, अब बताओगी भी क्या हुआ? रीना डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर प्रजा उठकर एक गिलास पानी लेकर आता है और रीना को देता है और कहता है, पहले पानी पीकर अपने आप को शांत करो, उसके बाद बताना क्या हुआ। रीना कपकपाते हाथ से जैसे ही पानी का गिलास पकड़ती है, वैसे ही गिलास छूटकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर प्रजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पानी का गिलास ले आता हूँ। ये बोलकर प्रजा कमरे से जाने लगता है तो रीना प्रजा का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, प्रजा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। फिर प्रजा रीना के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके करीब जाकर बैठता है और कहता है, रीना, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने देखा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतना डरी हुई क्यों? प्रजा, वो वो आ गया प्रजा, वो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेने आ गया। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वह हमें चैन से रहने नहीं देगा। ये बोलकर रीना रोने लगती है। रीना को रोते देख प्रजा पूछता है,
आखिर हुआ क्या? कौन आ गया? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन अपना बदला लेना चाहता है? आखिर क्या किया तुमने? प्रजा के सवाल पर रीना चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि नहीं, नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं ये प्रजा को क्या बता रही थी। प्रजा की बात सुनकर रीना गुस्से से कहती है, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास कर लेते तो मुझे आज उस डर का एहसास नहीं होता। किस डर की बात कर रही हो तुम? उसी डर की बात कर रही हूँ मैं जो हिमाचल के कॉटेज में मेरे साथ हो रहा था। वही आवाज़ जो मुझे उस कॉटेज में सुनाई देती थी, आज फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तुम फिर उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई हो। वहाँ जितने दिनों तक रहे तुम दिमाग ख़राब करते रही और अब तुम यहाँ भी शुरू हो गई। चलो सो जाओ अब जल्दी से, बहुत देर हो गई है। और हाँ, लाइट बंद कर देना। ये बोलकर वो दोबारा लेट गया। उसके लौटने के बाद रीना सोचती है कि प्रजा को कुछ भी बताना बेकार है। अगर प्रजा को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। ये सोचते हुए वो बिस्तर पर लेटे जाती है और चादर से अपने को ढक लेती है। रीना की ये हरकत प्रजा को समझ में नहीं आती और वो सोचने लगता है कि क्या हुआ है इसे। जब देखो तब बहकी बहकी बातें करती रहती है। सोचते हुए वो सो जाता है, लेकिन रीना की आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। पूरी रात वो आंखों में गुजार देती है। आखिर रीना के साथ कॉटेज में क्या होता है जिसका डर उसे आज तक लगा हुआ था। यही बात अभी तक प्रजा सोच रहा था। सुबह हो गई थी। वो प्रजा को बिना बताए अपने पिताजी से मिलने जाती है। इधर जब प्रजा सोकर उठता है तो देखता है कि रीना कमरे में नहीं है। फिर वो रीना को आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है। आवाज़ लगाने के बाद भी जब रीना नहीं आती है तो नौकरों को बुलाकर पूछता है, मैडम कहाँ है? साहब, मैडम जी तो घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकली थी। नौकर की बात सुनकर प्रजा मन में सोचता है, यार कहाँ चली गई है, और वो भी इतनी सुबह सुबह उठकर। फिर प्रजा नौकर से पूछता है, कुछ बताकर तो गई होगी ना तुम्हें, वो कहाँ जा रही है? नौकर बोला, नहीं साहब, वो हमें कुछ भी नहीं बता के गई। ठीक है, तुम लोग जाओ और जाकर काम देखो। प्रजा सोचने लगता है कि आखिर रीना बिना किसी को बताए अचानक कहाँ चली गई। कई सवाल प्रजा के दिमाग में चलने लगे। उधर रीना अपने घर से निकलकर अपने पिताजी राघव जी के पास गई थी। राघव जी कलकत्ता एरिया का बहुत बड़ा नेता था और उस एरिया के सारे लोग राघव जी से बहुत डरते थे। उनका रीना के अलावा एक बेटा भी रहता है जिसका नाम था रघु, जो किसी हैवान से कम नहीं है और अपने बाप का पद का फ़ायदा उठाकर अक्सर गरीबों से लूट माल करता रहता था। रीना की माँ राधिका और उसकी दादी दोनों अपने पति और बेटे के अत्याचार को देखकर चुप रहती थी, क्योंकि उनके घर में औरतों का बोलने का कोई हक नहीं था। ये है रीना का परिवार। उधर रीना घर पहुंचती है और तेज़ी चाल से चढ़ते हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है तो सामने अपनी माँ को देखकर पूछती है, मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? उसकी माँ रीना को बेचैन देखकर पूछती है, रीना क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है, और इतनी सुबह, वो भी यहाँ? कुछ हुआ है क्या? माँ के पूछने पर रीना कुछ नहीं बताती और कहती है, माँ, पिताजी कहाँ हैं ये बताओ, बाकी सवाल बाद में करना। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। बोलकर वो अपने पिता को हर कमरे में जा कर ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो अपनी दादी के कमरे में पहुँच जाती है। दादी की नज़र जब रीना पर पड़ती है तो उसकी दादी पूछती है, रीना तू कब आई? हमारे पास आकर बैठना। दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? हर कमरे में देख लिया, कहीं नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं गए? रीना, तू ससुराल जाकर सब कुछ भूल गई क्या? तुझे नहीं पता कि इस वक्त तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? जाकर लाइब्रेरी में देख, वही होंगे। दादी की बात सुनकर रीना दौड़कर लाइब्रेरी की तरफ जाती है। जब वह लाइब्रेरी में पहुंचती है तो देखती है कि उसके बाबा चेयर में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं।
फिर वह दरवाजे से कहती है, पिताजी। आवाज़ सुनकर राघव घूमकर देखता है तो दिखता है कि रीना दरवाजे पर खड़ी है। उसे देखकर वह कहता है, रीना बेटा तू, सुबह सुबह कुछ काम था क्या? कमरे के अंदर आकर उनके पैरों के पास बैठकर कहती है वो, पिताजी वो आ गया है। पिताजी पिताजी वो आ गया है, मुझे नहीं छोड़ेगा, कुछ करो पिताजी। राघव रीना को उठाते हुए कुर्सी में बैठाते हैं और पूछते हैं, बेटा तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या क्या हुआ है? कौन कौन तुझे नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रही है तू? फिर रीना हकलाते हुए कहती है, पिता वो पिताजी पिताजी वो बोल नहीं पा रही थी, फिर वो रोने लगती है। राघव कड़ी आवाज़ में कहता है, रीना तुम मेरी बेटी को करना डर रही हो? आखिर तुम किसका नाम लेना चाह रही हो? ज़ुबान पर लाओ तो सही, फिर मैं देखता हूँ उसे। और क्यों रो रही हो तुम? ऐसा कौन आ गया तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? क्या प्रजा ने कुछ किया है? तो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोते रोते वह कहती है, पिताजी प्रजा ने कुछ नहीं किया, बल्कि आजकल जो मेरे साथ हो रहा है उससे मैं डर गई हूँ। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी कोई है जो मेरे आसपास घूमता रहता है, मेरा जीना हराम हो गया है। पिताजी ना मैं सो पा रही हूँ ना कुछ सोच पा रही हूँ, हर समय उसी का ही ख्याल मेरे आसपास घूमता रहता है। पिताजी वो मुझे जीने नहीं देगा। पिताजी आधी रात को 3 बजे मुझे फ़ोन करता है और आपको पता है वो आवाज़ किसकी जैसी लगती है? वो बोलकर चुप हो जाती है। कौन है वो? और तू किसकी आवाज़ की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा खुलकर बताओगी? रीना गुस्सा होकर कहती है, पिताजी आपने कहा था ना कि आप उसे कुछ नहीं करोगे, बल्कि यहाँ से कहीं दूर भेज दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया और उसे मेरे रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मार दिया? रीना का कहने का मतलब वो समझ जाते हैं और कहते हैं, ओहो अब समझा मैं तुम किसकी बात कर रही हो। लेकिन याद रखना, अभी तुमने जो कुछ भी मेरे सामने कहा उस बात का जिक्र प्रजा के सामने मत करना, वरना तुमको पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है। और रही बात उसके साथ कुछ गलत करने की, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे डरा धमका कर उसके परिवार के साथ यहाँ से बहुत दूर भिजवा दिया है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो लोग यहाँ आने की गलती अब नहीं करेंगे। तो फिर उसके होने का एहसास मुझे क्यों हो रहा है? ज़रूर तुमको किसी और चीज़ का भ्रम हो रहा है बेटा। गंभीर आवाज़ में कहती है, नहीं बाबा, भ्रम भ्रम नहीं है, बल्कि वो हमेशा मेरे आसपास ही रहता है और वो आवाज़ बिल्कुल उसी की तरह लगती है। तो फिर मैं कैसे नहीं समझूं कि वो नहीं है? बेटा पहले तू अपने आप को शांत कर, उसके बाद शुरू से बता हुआ क्या। आखिर तुझे परेशान कौन कर रहा है, ढंग से बता मेरे को। रीना अपने पिताजी से कहती है कि शादी के बाद जब हनीमून मनाने मैं हिमाचल गई थी और जिस कॉटेज में हम लोग जाकर रुके थे, उस दिन से ही मेरे साथ ये सब शुरू हो गया है। फिर वो उस घटना के बारे में बताती है। जब हम हिमाचल पहुँचे, हमें किसी भी होटल में कोई कमरा खाली नहीं मिल रहा था। जो हमने बुक कराई थी वह भी कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि हमें हिमाचल नहीं जाना था। लेकिन अचानक प्रजा ने कहा कि नहीं, हम हिमाचल ही चलते हैं। उसके बाद हम लोग जब हिमाचल पहुँचे तो सोचा कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा और सारी होटलों में जाकर देख लिया जाएगा कि कोई होटल खाली है या नहीं। फिर वही पास में एक बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा यहाँ पास में ही कॉटेज है जो खाली पड़ा है, शायद वहाँ जाने से तुम्हें वह मिल जाएगी। फिर हमने उस बुज़ुर्ग आदमी के कहे अनुसार वहाँ पर कॉटेज देखी और एक के बाद एक सारी कॉटेज देख ली। जो अच्छी लगी हम उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन ठीक था, लेकिन दूसरे दिन से मुझे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे हर समय मेरे साथ साथ कोई साया चल रहा हो। जब मैं रुकती तो वो भी मेरे साथ खड़ा होता। किसी के होने का एहसास हर समय लगने लगा, खास करके तब जब मैं अकेली रहती। उसके बाद मैंने ये बात कर
प्रजा को बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कहा कि तुम्हारे दिमाग का कुछ भ्रम होगा, यहाँ कौन आ सकता है और कौन हमें देखेगा, तुम फालतू बातों पर ज़्यादा सोचा मत करो। और बोलकर मेरी बात के विश्वास नहीं करा उन्होंने। आधी रात को ठीक 3 बजे मुझे फ़ोन आता है। जब मैं फ़ोन उठाती हूँ तो वही आवाज़, पिताजी, वही आवाज़, रीना, रीना करके वह मुझे पुकारने लगा। एक दिन की बात है, मैं कमरे में अकेले सो रही थी। प्रजा किसी काम से बाहर निकले हुए थे। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। मैं बैठे बैठे उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी मुझे थकान सी लगने लगी, तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मेरी आंखें कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से कोई चादर हटा रहा हो। मुझे लगा शायद प्रजा ऐसी हरकत कर रहा है, तो मैंने उसे गुस्सा करते हुए चादर ओढ़ ली। कहा कि प्रजा मत करो, मुझे नींद आ रही है। 2-3 बार ऐसा करने के बाद जब मैंने आंख बंद कर खोला तो देखा मेरे आसपास कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया, डर से हालत ख़राब होने लगी मेरी। देखते देखते 3 बज गए, मगर फिर भी प्रजा का कोई अता पता नहीं था। मुझे चिंता हो रही थी कि आखिर वह गया तो गया कहाँ और इतनी देर कहाँ लगा रहा है। उसे बार बार फ़ोन करने के बाद भी वह फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, तो मेरी चिंता बढ़ते जा रही थी। फिर वही हॉल में बैठे बैठे मैं उनका इंतज़ार करने लगी। तभी फिर फ़ोन की घंटी बजी। जब मैं फ़ोन उठाने गई तो फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी और मेरा नाम ले लेकर बुलाने लगा। मेरा डर से बुरा हाल हो गया और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया और इधर उधर देखने लगी कि मुझे कौन देख रहा है, क्या कोई मेरे आसपास है। डर से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या प्रजा को देखने के लिए कॉटेज से बाहर जाऊं या ना जाऊं, यही बातें दिमाग में घूम रही थी कि तभी अचानक फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने डर से फ़ोन को उठा लिया। फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जब घूम के देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद से मुझे हर समय ऐसा लगने लगा जैसे किसी का साया हर समय मेरे आसपास रह रहा हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही प्रजा कॉटेज में आता है। उसे देखकर मैं उस पर चिल्लाने लगी, ये क्या तरीका है, मुझे अकेले छोड़कर इतनी रात तक तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, प्रजा मैं कुछ पूछ रही हूँ। प्रजा मुझे बस देखे जा रहा था। मैंने उनकी कॉलर पकड़ी और बोला, जब लग भी रहा था तो तुम उठा क्यों नहीं रहे थे, बताना तो चाहिए था ना कि आखिर तुम कहाँ गए हो। मैं उस पर लगातार चिल्लाए जा रही थी। फिर उसने मुझे शांत कराया और कहा, रीना मुझे माफ़ कर देना, पुराना दोस्त मिल गया था, बस उसी के साथ कैसे समय पार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैंने तुम्हारा फ़ोन देखा तो मैंने कितनी बार फ़ोन की पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। क्यों, इसमें मेरी गलती है क्या या तुम्हारी। तभी मेरा दिमाग में आया, फ़ोन की घंटी तो बज रही थी लेकिन मैं डर से नहीं उठा रही थी। मुझे ऐसा लगा शायद वो इंसान मुझे फ़ोन कर रहा हो जो फ़ोन करके मुझे परेशान कर रहा था। शायद उसी समय प्रजा का भी फ़ोन आया होगा। तभी प्रजा मुझसे कहता है, क्या हुआ, क्या सोचने लगी, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। वह बोली, बस ऐसे ही नहीं उठाया। तो नहीं उठाया। वह गुस्से में जाकर बिस्तर पर लेट गई। वह मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उससे बात नहीं की। मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि कॉटेज में अकेले, डर से हालत मेरी ख़राब हो रही थी और प्रजा अपने दोस्त के साथ जाकर पार्टी कर रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अगर अभी प्रजा से कुछ बताऊंगी तो वो भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। इस बात से मैं और गुस्सा हो रही थी और सोने की कोशिश करने लगी। जब प्रजा ने देखा कि मैं उससे बात नहीं कर रही तो हार कर वह भी बिस्तर पर लेट गया। मुझे बहुत देर तक उसी का ख्याल दिमाग में घूमता रहा। धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। क्या मैं जितने दिन भी उस कॉटेज में रही हूँ बाबा, मेरे साथ दिन भर ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और एक बार की बात तो ऐसी थी कि मैं और प्रजा रात को देर तक जागे थे, तो अचानक से मुझे बाहर ग्लास टूटने की आवाज़ आई।
तो मैं जाकर देख कर आई तो मुझे गेट के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने हाथ में एक पर्चा ले रखा था और उस पर लिख रखा था, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और यही उस आदमी के अक्षर भी थे। वो सीन इतना भयानक था कि मेरा दिल अभी तक दहल रहा है पापा। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं बाथरूम में आई तो वहाँ पर शीशे पे खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ रीना, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मैं सब कुछ समझ गई थी कि आखिर ये कौन है, लेकिन मैं ये बात प्रजा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं प्रजा से प्यार करती थी। और ये सारी बातें बताकर रीना अपने पापा से गले मिलकर रोने लगी, और उसके पापा भी उसे ऐसा लाचार देखकर उनका कलेजा बाहर आ गया। उन्होंने कहा, बेटा एक काम कर, अब तू घर जा, मैं करता हूँ कुछ, मैं बात करता हूँ। फिर रीना अपने पापा के यहाँ से घर पर आ जाती है और वहीं पर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर उसके पिताजी अपने सारे लड़कों से बोल देते हैं कि जाकर टेलीफोन चेक कराओ कि ये कौन मजाक कर रहा है रीना के साथ, और 2 लड़कों को रीना के घर की पहरेदारी करने को भेज देते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी आ रहा था कि कोई ना कोई रीना के साथ मजाक कर रहा है, या तो वो कोई इनका दुश्मन हो सकता है या फिर कोई अपना ही हो सकता है जो रीना के साथ ऐसा मजाक कर रहा था। यही बात रीना के पिताजी के दिमाग में घूम रही थी। यहाँ रीना फिर से रात के 3 बजे जागी फ़ोन की घंटी से। इस बार रीना जब उठी तो उसने हमेशा की तरह दोबारा फ़ोन उठाया और रोते रोते कहा, कुणाल, कुणाल मैं जानती हूँ तुम हो, कुणाल मेरी शादी हो गई है, कुणाल समझा करो। रीना दहशत में रोते रोते अपनी आवाज़ भी ढंग से निकाल नहीं पा रही थी। वो बोले जा रही थी, कुणाल हमारा एक समय तक था प्यार, अब नहीं है। फ़ोन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस रीना अपनी बातें बोली जा रही थी। इधर बेडरूम का दरवाज़ा खुला, जिसमें कोई शख्स बैठा था। रीना समझ गई कि ये कुणाल है। उसने फ़ोन नीचे रखा और वो शख्स रीना को अपनी तरफ बुला रहा था। रीना बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली गई, जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज़ कर लिया हो। रीना उसके पास गई और वो साया खड़े होकर रीना के दोनों गाल पकड़कर उसे चूमने लगा और नीचे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद गेट बंद हो गया। अब सुबह होती है। प्रजा उठता है और देखता है कि रीना बेड पर नहीं थी। प्रजा उठकर बोलता है, अरे क्या दोबारा से अपने पिताजी के घर तो नहीं चली गई तुम? रसोई से आवाज़ें आ रही थी। वो रसोई में जाकर चेक करता है तो उसे रीना दिखती है। वो रीना को देखते ही पीछे से पकड़ लेता है और उसे एक चुंबन करता है। तभी रीना गुस्से में प्रजा को पीछे धक्का दे देती है और एक अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगती है। प्रजा बोलता है, अरे क्या हुआ? हमारे घूमने की बात हुई थी ना, मैं पक्का घुमाने लेके जाऊंगा तुम्हें। अभी ऑफिस से छुट्टी तो मिल जाए यार, इधर आओ ना रीना। वो रीना का हाथ पकड़ लेता है तो रीना अपना हाथ छुड़ा के उस पर चीखती है, तू कोई नहीं होता मुझे छूने वाला, समझा? अपने काम से काम रख। ये कहते ही रीना बेहोश हो जाती है। प्रजा उसे गोदी में उठाता है और बेड पर लेकर आता है, और तभी वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर साहब घर आते हैं और डॉक्टर जब उसे देखते हैं तो बोलते हैं, हल्का सा बुखार है, एकदम से इसे झटका लगा है ना, इसलिए एकदम बेहोश पड़ गई, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते हैं और बोलते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है, रीना को थोड़ा ध्यान रखो, ये ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस ज़्यादा लेती है ना आजकल ये। उसके बाद रीना उठती है और उठते ही बोलती है, प्रजा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब पानी लाना। प्रजा रसोई में जाकर जूस लेकर आता है और रीना को देता है। रीना
अब तुम ठीक हो ना मेरी जान? देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। रीना उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल पास करती है। वो बोलती है, मैं अपने जानू से नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे नाराज़ हूँ? फिर प्रजा उसे सारी बात बताता है। तो रीना समझ जाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो प्रजा को किसी बात के संकोच में डालकर छोड़ देती है और प्रजा को लंच पैक करके ऑफिस के लिए भेज देती है। उसके बाद जब नौकरानी उनके घर पे आती है तो देखती है कि रीना किसी जानवरों की तरह हरकत कर रही थी। वो एक चिड़िया के पिंजरे को ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रही थी, किसी बिल्ली की तरह। और जब उसकी काम वाली बाई बाथरूम को साफ़ करके आई और किचन में जाकर बैठने वाली थी कि तभी उसकी नज़र रीना पर पड़ी। वो मुर्गे को ज़िंदा खा रही थी। ये देखते ही रीना की काम वाली बाई के रोंगटे खड़े हो गए। वो ये देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने कोई इंसान है या कोई प्रेत। रीना अपनी लाल लाल आंखों से काम वाली बाई को भी देख रही थी और उसे एक चीख मार के कहती है, चले जाए यहाँ से और वापस मत आइयो। ये रीना मेरी है और ये घर मेरा है। ये कहते ही रीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। काम वाली बाई अपना सारा काम छोड़ के घर से भागती भागती अपने घर पर पहुंची और फिर कभी वहां पर नहीं आई। काम वाली बाई के मन में एक दहशत बन गई थी। अब रात के 7 बज रहे थे और प्रजा भी ऑफिस से घर आ गया था, और आज सुबह से ही उसे रीना के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रीना ना हो, कोई और हो। उसने रीना को बैठाकर पूछा, रीना, ये तुम्हें हो क्या गया है सुबह से? तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम कोई गैर हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें कोई दिक्कत है? रीना सामने वाली टेबल पर अपना सर नीचे कर कर बैठी थी। फिर प्रजा चीख कर बोलता है, रीना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। तुमने आज काम वाली बाई को भी डरा कर भगा दिया, और वो क्या नाप शराब बक रही है? तुम मुर्गा जिंदा खा रही थी। तुम किस जानवर की तरह बिहेव कर रही हो? ये कोई अच्छी बात है? रीना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। प्रजा ने सिर्फ इतना ही कहा था। इतने में रीना ने तेज तेज हंसी के साथ सर ऊपर कर रहा, वो भी धीरे धीरे। ये देखकर प्रजा की दिल की धड़कन मानो बंद होने वाली हो। उसे लाखों चींटियों ने एक साथ नोचा हो। उसके सामने जो था वो देखकर अगर कोई मजबूत दिल वाला भी हो तो उसे भी दिल का दौरा पड़ जाए। उसके सामने रीना का जो चेहरा था वो रीना का था ही नहीं। रीना के बाल सफ़ेद हो रखे थे, रीना का चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था, और उसके चेहरे की आंखें एकदम खून जैसी लाल, जगह जगह से कटा हुआ था उसका चेहरा। उसके होठ फटे फटे थे और उनमें से खून बाहर निकल रहा था, और उसकी सीधी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। उनने चीख के बोला, प्रजा, तू उससे बेशक शादी कर चुका है, लेकिन एक बात याद रख, ये मेरी है और इसके जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है। मैं इसका एक एक जिस्म रोज लूँगा और इसे इस दुनिया से अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी बात सुन, 3 दिन के अंदर मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा। तेरे में दम हो तो रोक ले। इतने में वो खाने की टेबल उठा के फेंक देता है और रीना वहाँ बेहोश हो जाती है। रीना को राज कस के पकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी ये हालत देखकर रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर प्रजा ये सारी बात अपनी माँ को बताता है, जो कि गांव में वैद थी, और उन्हें बताते हुए वो इसका हल मांगता है। वो बोलता है, माँ, मेरी रीना को क्या हो गया? और मुझे लगता है कि ये सारी गलती मेरी है। रीना मुझे बताती थी, लेकिन मैंने कभी उस पर यकीन नहीं करा, और अगर मैं तभी कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन माँ, ये कैसे? प्रजा की माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, एक काम कर, रीना के साथ कल सुबह ही गांव आ जा। गांव में सिद्ध बाबा आए हुए हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। भगवान ने चाहा तो उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। प्रजा रीना को जाके कमरे में सुला देता है
और उसके सर पे एक हाथ फेरता है और उसे देख के उसकी आंखें भर जाती हैं। प्रजा रीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे हर छोटी छोटी सी बात के लिए डांटता था। आखिर अपना प्यार वो कभी उसे ढंग से बयान नहीं कर पाता था, लेकिन उससे प्यार बहुत करता था। सुबह हुई, प्रजा अपने कमरे से उठा और सीधा रीना के कमरे में गया जहाँ उसे सुलाया था। रीना आराम से अभी भी सो रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह। प्रजा वापस आया और चाय के 2 कप लेकर एक कप रीना को पकड़ाया और एक कप खुद ने पिया और रीना का माथा चूमा और बोला, मेरे बच्चा आज कैसा है, सही हो ना तुम? रीना ने बोला, हाँ अब थोड़ा सही फील कर रही हूँ। मुझे क्या हो गया था रात को राज? फिर प्रजा ने बोला, कुछ नहीं, आज हम मम्मी से मिलने चल रहे हैं मेरे गांव, ठीक है? तो मैं थोड़ा घुमाऊंगा भी। रीना ने बोला, सच? आज हम माँ जी के पास जा रहे हैं? रीना की थोड़ी हालत ख़राब थी, उसके हर बदन में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि वो अपनी माँ जी से बहुत प्यार करती थी। और उत्तराखंड तो मशहूर ही है अपनी वादियों के लिए, तो रीना का वहाँ घूमने का भी काफ़ी मन था। तो उन्होंने सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ी और सीधा नैनीताल के लिए निकल गए अपने गांव। आज वैसे भी राज ने कई दिनों बाद छुट्टी ली थी। इसके बाद राज के पास बार बार अपनी सासू माँ का फ़ोन आ रहा था, लेकिन राज उसे उठा नहीं रहा था क्योंकि वो इस समय नज़ारों का अनुभव ले रहा था। और रीना राज का हाथ पकड़ के उसके कंधे पर सर रख के सो रही थी। लगभग 5 घंटे के बाद उसका स्टेशन आ गया। राज और रीना दोनों उतरे और ऑटो करके अपने गांव देवान की तरफ चल दिए। प्रजा का बहुत बड़ा घर था और पूरे गांव में उसके पिताजी का एक नाम था। दरअसल उसके पिताजी देवान के सरपंच थे, जिन्हें हर कोई इज्जत देता था, तथा उनकी माता विद्यालय में फ्री शिक्षा दिया करती थी, तथा एक वैद्य भी थी जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करती थी। प्रजा के पास बार बार सासू माँ का फ़ोन आ रहा था, तो उन्होंने उठाया, तो उन्हें पता लगा। इसकी वजह से प्रजा की आंखें भर आईं, लेकिन वो रीना को वो बात बताना नहीं चाहता था। दरअसल प्रजा को पता लगा कि उसके ससुर जी की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है, लेकिन हत्यारे का नाम नहीं पता लगा क्योंकि वहाँ पर कोई सबूत नहीं छूटा था। उनकी गर्दन उनकी हवेली के बगल वाले शमशान घाट पे टंगी हुई थी और साथ में उनका धड़ 4 कुत्ते चबा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे जानवरों ने बड़े बेरहमी से उन्हें खा खा कर मार डाला हो, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ ने देर ना करते हुए उन्हें सीधा पंडित जी के पास लेकर गईं। पंडित जी ने अपनी 7 सिद्धियाँ जागृत कर रखी थी और वो रीना को देखते ही समझ गए कि इसके साथ दिक्कत क्या है। लेकिन उन्होंने रीना, प्रजा और उसकी मम्मी को अकेले कमरे में आने को बोला और रीना को भी लेकर आए। उन्होंने रीना के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे रीना के शरीर में कोई भयानक सी आत्मा आ गई और वो इतनी ताकतवर थी कि वो वहाँ पर खड़े होकर बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। उसकी चिल्लाहट इतनी तेज़ थी कि पूरा गांव उठ बैठा था और उस कमरे के बाहर इकट्ठा हो गया था। 3-4 पंडित जी के शिष्य आए, जिन्होंने उसे कंट्रोल करा और एक काले घेरे में ले गए। वहाँ पर बिठाकर पंडित जी ने हवन कुंड में बड़ी राख का सहारा लेकर रीना के सर पर लगा दिया और उसके मुंह में भी थोड़ी सी राख रख दी और उससे बोला, अब बोल क्या चाहता है और कहाँ से आया है, सब बता इन्हें। और उसके ऊपर 3 बार मंत्रित गंगा जल छिड़का, जिसके बाद वो अपनी कहानी बताने लगा। दरअसल रीना 12वीं में थी जब मैं उसकी कक्षा में पढ़ता था। मुझे रीना से पहली नज़र में तब प्यार हुआ था जब बारिश का मौसम था, शिक्षक दिवस का दिन था। शिक्षक दिवस पर रीना एक साड़ी पहन कर आई थी, उसमें भीगी भीगी उसका पूरा बदन चमक रहा था। ये देखते ही मेरे मन में इस बदन को चूमने की
लाल सा उठ पड़ी। रीना एकदम गरम मिर्च लग रही थी, जिसकी गर्मी से शायद बारिश भी ठंडी पड़ जाए। मैं बारिश में भीगा भीगा बस उसे देख रहा था कि तभी मेरा दोस्त साहिल आया और साहिल ने बोला, अबे चल ना, क्या ताड़े जाएगा लड़कियों को। फिर मैं साहिल के साथ अपनी क्लास में चला गया। टीचर्स दिन के दिन सारे के सारे लोग जो बड़ी क्लास के होते हैं वो टीचर बनते हैं, लेकिन मैं 10वीं में था और रीना 12वीं में। फिर भी पूरे स्कूल में मेरी बदमाशी का कहर था, जिससे मैंने सबको डरा रखा था कि कोई भी रीना के पास जाकर दोस्ती नहीं करेगा। इसी के चक्कर में मैंने जतिन और हिमांशु के हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। कोई भी उसके पास भटकता या उसे छूता तो मेरा मन करता कि उसके हाथ काट दूं। और ये बात सब भली भांति जानते थे, लेकिन टीचर्स दिन के दिन मेरे से रुका नहीं गया और मैंने रीना को जाकर प्रपोज़ कर दिया। रीना भी ये जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो रीना ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए शायद मुझे एक दोस्त बना लिया और एक दोस्त के नाते स्वीकार कर लिया। लेकिन शायद मेरे लिए इतना बहुत था और मैंने यही सही समझा। धीरे धीरे मैं उसका दोस्त बना और दोस्त की तरह ही वो मेरे साथ रहने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसे बदन के लिए इतना तड़पता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। मेरी सीमा पार हो रही थी। अब मेरे को लग रहा था कि काश इसके बदन पर मेरा हक हो। मैंने अपनी पूरी व्यथा अपने दोस्त सतीश को बताई। सतीश ने मेरे से कहा, अरे यार एक काम करना, हमारे बस्ती में होता है ना वैसे ही करते हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उसके पिताजी को पता लग गया तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे पता है ना उसका पिता कौन है। सतीश ने कहा, अरे मेरी बात सुन, एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर किसको पता लग रही है, और फिर तो रीना तेरी है। फिर वो चाहेगी कि क्या, किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाएगी। समझा कर, तेरा काम भी हो जाएगा। भाई देख, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, तू है और मैं हूँ और किसी को क्या पता लग रही है। आपसदारी की बात है इसलिए बोल रहा हूँ, अब समझ जा। मैं मान गया उस चीज़ के लिए और मैंने रीना के बदन को चूमने के लिए किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया। हमने नशे की दवाई खरीदी और मैं रीना को दोस्त बनाने के नाते एक होटल में ले गया। रीना मुझे दिल से बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। रीना भी मेरे साथ चली गई क्योंकि हम झारखंड घूमने के बहाने आए थे, लेकिन रीना को पता नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं रीना को होटल के कमरे में लेकर गया। उसके बाद मैंने उसे जूस में नशे की दवाई डाल दी और फिर पूरी रात उसके बदन का आनंद लिया। सुबह होते ही रीना जब होश में आई तो उसके कपड़े उसके तन पर नहीं थे। वो समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बहुत देर तक रोती रही और उसने मेरे सामने भीख मांगी कि मैं किसी को ना बताऊं। तो मैंने उसे साफ कहा कि तुझे जब मैं बुलाऊं तब आना पड़ेगा और जितना मैं कहूं उतना पैसा देना पड़ेगा। रीना इस चीज़ के लिए मान गई क्योंकि उसे पता था अगर उसके पिताजी को भी पता लगा तो उसके पिताजी उसे भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। रीना को अब मैं दिन रात जब भी बुलाता वो आती और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जैसे मैं बोलता वैसे वो करती। उसके बदन को मैं दिन रात नोचता था, मुझे मज़ा आता था। लेकिन एक दिन इन लोगों ने मुझे रीना के साथ देख लिया, इसके परिवार वालों ने, और वो समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके पिताजी ने मेरे पीछे बंदे छोड़ दिए जिन्होंने मेरे दोस्त सतीश से सब धमकाकर उगलवा लिया। और उसके बाद इसके पिताजी ने सतीश के घर में आग लगवाकर सतीश को ज़िंदा जलवा दिया और साथ में मेरे घर वालों को भी मरवा दिया और मुझे गांव के सबसे बड़े बरगद के पेड़ पर बांधकर इसके पिताजी ने ज़िंदा जलवा दिया। मैंने रीना से
शादी का वादा करा था और मैंने रीना से कहा था तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अब तुम बताओ मैंने क्या गलत करा था। मैं तो रीना से प्यार करता था और यहाँ तक कि मैंने रीना से ये तक बोला था कि मैं उसका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं वापस आया और मैंने सबसे पहले इसके पिताजी को मारा, क्योंकि इसके पिताजी ने मुझे मौत के घाट उतार दिया था और मेरे परिवार को भी इसके पिताजी ने बेरहमी से मारा था। ये सब सुनने के बाद वहाँ बैठे सब लोग इतने अंदर से कांप चुके थे कि वो सहम से गए थे कि इस लड़की ने इतना कैसे भुगता होगा। प्रजा अब अंदर से टूट चुका था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका मन था कि काश अगर ये ज़िंदा होता तो इसे वो मारता और इतना तड़पा तड़पा कर मारता कि इसकी जान नहीं निकलने देता। उसने झूठते ही कहा कि तू जो करता है वो कभी प्यार नहीं हो सकता, तू इंसान नहीं है, तो इंसान के रूप में जानवर है। तूने एक लड़की को उसके सही होने का फ़ायदा उठाया, वो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। अरे मेरी बीवी तो लाखों में एक है और तू क्या सोचता है कि तेरे जैसे हज़ार आएंगे और मैं इसे नहीं अपनाऊंगा? मैं अब तो इसे दिल से अपनाऊंगा। मेरी बीवी ने मेरी इज़्ज़त को बचाने के लिए इतना सहा, तेरे ऐसे दल्लाद। इतना कहते ही वो आत्मा गुस्से में हो गई और प्रजा के ऊपर झपट पड़ी। तभी साधु जी ने त्रिमंत्र उठाकर पूरा का पूरा रीना के ऊपर पलट दिया। उसके बाद वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अब शायद सिद्ध बाबा को भी क्रोध आ चुका था। वो ये सब सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ को अनुभूत करा और अपने शिष्यों से त्रिलोकिक मंत्र गाने को कहा। और योगी बाबा क्रोध क्रोध में उस पर काफ़ी सारे मंत्रोदित करते रहे, जिससे वो आत्मा काफ़ी तड़प रही थी और उसकी आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थी। वो आत्मा दर्द के मारे उसके शरीर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। अब सिद्ध बाबा ने एक कागज़ की गुड़िया बनाई और उस आत्मा का सर्वोधिक करके उसके ऊपर खंजर घोंपने लगे, जिससे वो आत्मा और दर्द से चिल्लाने लगी। और उसके बाद अपनी पूरी योग सिद्धि से उस आत्मा को भस्म कर दिया। रीना पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और प्रजा के मन में भी उसके लिए अभी भी उतना प्यार था और प्रजा ने रीना को अभी भी अपने पूरे दिल से अपनाया था और शायद प्रजा अब उससे और भी ज़्यादा प्यार करता था। कुछ प्यार ऐसा होता है जो जिस्म से नहीं आत्मा से किया जाता है। प्रजा और रीना के बीच में भी वही प्यार था जिसे कोई भी आकर कभी नहीं मिटा सकता था और हमेशा मोनिका के ख्यालों में डूबा रहा। लेकिन पूरा गांव अब सुरक्षित था। हमेशा देखा गया है कि लोग सुनसान सड़कों से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को दहशत बनी रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसी सड़कों पे कभी कोई अनहोनी घट सकती है, जैसे कि चोरी, डकैती, किडनैपिंग या मर्डर। ना जाने किस किस तरह से सड़कों पर ये दहशत पनपती है। पर असम की एक सड़क है जो इन सभी पापों से अछूत होने पर भी काफ़ी भयानक मानी जाती है और उसका कारण आज राघव और अरुण को पता लगने वाला था। राघव और अरुण अपनी कार को दौड़ाते हुए आसम के उस सड़क पर पहुंच गए थे। राघव, शायद हमें उस रोड से नहीं आना चाहिए, हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है यार, राघव ने कहा। पर हम और क्या कर सकते हैं यार, तेरे भाई रविंद्र के अंदर भी जो कुछ भी है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना ज़रूरी है। राघव ने ऐसा कहते हुए रविंद्र की ओर देखा, जो पीछे वाली सीट पर आंख बंद करके बैठा था। राघव और अरुण उसे महातांत्रिक ओझा के पास लेके जा रहे थे। अरुण के मन में बहुत हलचल हो रही थी, कुछ अप्रत्याशित होने का डर लग रहा था, लेकिन यार वो कहता भी क्या। उसके भाई रविंद्र की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। बचपन से ही दोनों अनाथ भाई भाई थे।
अरुण और रविंद्र अपनी बुआ के घर रहते थे और सब कुछ ठीक ही था। पर पिछले कुछ दिनों से रविंद्र हर सुबह 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज़ में बोलने लगता था। दिन में कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता था, कभी किसी पर हमला कर देता। पहले तो अरुण को लगता था कि उसके भाई रविंद्र को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। अरुण ने कहानियों में पढ़ा था कि भूत रात में आक्रमण हो जाते हैं, और उसका भाई रविंद्र के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। प्रातः की पहली किरण सूर्यास्त तक उसमें कोई नई शक्ति आ जाती थी। दिन भर रविंद्र घर में बांध कर रखा जाता था। बहुत ढूंढने पर अरुण को गुवाहाटी में एक बड़े पुजारी के बारे में पता लगा था, और उसने रविंद्र को उन्हें दिखाया था। उन्होंने ही गुवाहाटी के करीब 200 किलोमीटर की दूर पर बने महातांत्रिक ऊर्जा के शिविर वहाँ पर जाने का कहा था, और ये भी कहा था कि 2 दिन में आ रही अमावस्या के पहले वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस इसी कारण अरुण ने अपने कॉलेज के खास मित्र राघव से हेल्प मांगी, और राघव अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में अरुण और रविंद्र को शिविर तक जल्द से जल्द पहुंचा रहा था। पर आज की रात कुछ ज़्यादा ही शांत थी। गुवाहाटी से शायद 200 किलोमीटर ही आगे पहुंचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। अरुण के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर राघव की आवाज़ ने ब्रेक लगा दी। ओह शिट शिट यार, अरे यार कार बंद अचानक हो गई। अरे यार क्या करें? अरुण ने कहा, नहीं यार ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज़ यार। राघव कार से उतरकर कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। अरुण भी कार से उतर गया। राघव ने कहा, रुको कार को चेक करता हूँ। राघव का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में अरुण को पास में ही एक पुराना काग भगोड़ा दिखा। हे भगवान, ये कितना भयानक लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगोड़ा भला अपने खेतों में क्यों लाएगा? अरुण यार, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, आसपास कोई मदद लेनी चाहिए। अरुण ने कहा, वहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। राघव ने रविंद्र को गोद लिया और अरुण ने कार के दरवाजे लॉक कर कर घर की ओर वो बढ़ गए कि तभी, राघव कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया। राघव ने भी नज़रों को दौड़ाया। नहीं अरुण, ये शायद कुछ भ्रम होगा। आखिर रविंद्र के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहाँ से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाए और घर की ओर चलने लगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। अरुण ने कहा, राघव, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राघव और अरुण दोनों झाड़ियों की ओर देख रहे थे। झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी और दोनों को दहशत ने घेपेड़ लिया था। अरुण और राघव ने उसके बाद जो दृश्य देखा था उसे देखकर दोनों चौंक उठे थे। वो काग भगोड़े का पुतला कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? राघव ने एक हाथ में रविंद्र को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रखी थी। सचमुच यार, काग भगोड़ा तो गायब हो गया। इतने में झाड़ियाँ फैलने लगी, मानो उनके बीच कोई चल रहा है। रविंद्र ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। राघव ने कहा, रविंद्र अपनी आंखें बंद कर लो। अरुण, भागो। दोनों पास ही बने घर की ओर भागने लगे कि उतने में झाड़ियों से एक आवाज़ आना बंद हो गई। राघव ने अचानक इतनी शांति राघव को अजीब नहीं लगी। दोनों पीछे मुड़े तो देखा। राघव ने कहा, अचानक इतनी शांति? दोनों पीछे मुड़े तो देखा। अरुण ने कहा, अरे ये तो एक खरगोश है, हम तो खामखाई डर गए थे। खरगोश को देख दोनों की सांस में सांस आई। दोनों घर की ओर बढ़ गए, पर उनका ध्यान नहीं था कि उस खरगोश की आंखें सुर्ख लाल थीं। अरुण और राघव घर तक पहुंचे। राघव ने कहा, कोई अंदर है? प्लीज़ हमारी मदद करें, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। अंदर से आवाज़ आई,
कैसी मदद चाहिए? राघव ने कहा, हमारी कार ख़राब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यवस्था हो सकती है हमारी? अंदर से फिर आवाज़ आई, आगे जाने की व्यवस्था ज़रूर हो जाएगी। इतना कहते ही उस घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से जो निकला उसे देखकर अरुण, राघव और रविंद्र के पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर काक भगोड़ा था और वहशी हंसी हंसते जा रहा था। रविंद्र को पकड़े हुए राघव पीछे की ओर भागा, पर उसका ध्यान नहीं था कि अरुण दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई थी। अरुण ने कहा, ओह शिट, नो नो। काक भगोड़ा हंसते हुए अरुण के बहुत करीब आ गया था, और जब राघव पीछे मुड़ा तो उसे बेहद डरावना विषय दिखाई दिया। वो काक भगोड़ा अरुण की आंखों में मानो कोई किरण प्रोषित कर रहा था। राघव ने कहा, हे भगवान, ये क्या तंत्र है? और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काक भगोड़ा और अरुण दोनों के शरीर गायब हो गए थे। राघव ने कहा, अरुण कहाँ हो तुम? अब मैं क्या करूं? अरुण को शैतान ने अचानक गायब कर दिया। मुझे इस वक्त रविंद्र को पहले बचाना चाहिए। राघव पीछे सड़क की ओर दौड़ा। अरुण गायब हो कैसे गया? इस भूतिया जगह में मैं अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ मदद कर। इतने में उसे एक पुलिस वैन दिखाई दी। राघव उस गाड़ी की तरफ तेजी से लपका। अपने सामने एक लड़के और उसके कंधे पर एक छोटे अपंग बालक को देख वो पुलिस वाहन रुका। कौन हो तुम? राघव की आवाज़ कपकपा रही थी। सर सर सर, प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। मेरा दोस्त अरुण, उसकी जान खतरे में है। उन झाड़ियों में हमला कर दिया हम पे किसी। पुलिस ने कहा, व्हाट? पुलिस ने इस कदर राघव को देखा मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऐसी घटना को होने का पहले ही शक था। राघव सहम गया था। पुलिस ने कहा, सर, रात के समय ये जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क की तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्या आपने बोर्ड नहीं देखा था पहले? राघव ने कहा, नहीं सर, वो नहीं दिखा मुझे। सर प्लीज़ मेरी साथ चलिए। मेरा दोस्त अरुण वो खतरे में है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पुलिस ने कहा, क्या क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? राघव झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस वाला झोपड़ी की तरफ देखते जाता था, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। पूरी जगह और फार्म के पास छानबीन के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। राघव ने कहा, अब हम क्या करें सर? प्लीज़ कोई 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 हमारी मदद कीजिए। पुलिस राघव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वादा करती है कि सुबह के वक्त वो दोबारा अच्छे से छानबीन करेंगे, और अगर अरुण के बारे में कुछ पता चलेगा तो उसे ज़रूर बताएंगे। राघव ने कहा, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अभी जाना होगा, किसी से मिलना है मुझे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अब जाने की इजाज़त दें। राघव सोचता है कि वो ये किस तरह की दुर्घटना में पड़ गया है। एक तरफ वो अपने दोस्त की मौत के मुंह में छोड़ के आ गया, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि शायद वो किसी बुरी शक्ति के वश में है, और दूसरी ओर इस बात की अगर वो महातांत्रिक ऊर्जा के पास नहीं पहुंचा तो और उनका भाई मर जाएगा। इतने सब के बीच ही थानेदार आकर बोलता है कि राघव की कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। राघव और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो रविंद्र को पीछे वाली सीट पर बिठा देते हैं, और राघव गाड़ी चलाते हुए महातांत्रिक ऊर्जा के पास आश्रम में पहुंचता है। वो फिर रविंद्र को अपने हाथों में उठाकर आश्रम के अंदर पहुंचा देता है। अंदर पहुंचाकर देखता है कि एक कमरे में 15 से 20 लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और तभी महातांत्रिक ऊर्जा का सहायक दास तेजक राघव के पास आता है। दास नमस्ते करता है और कहता है, आप कौन हैं? हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? राघव ने कहा, जय श्री राम, ये मेरा दोस्त रविंद्र है और ये बहुत बुरी हालत में है। कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है। मेरा दोस्त अरुण ने यहाँ पहले भी संपर्क किया था। मैं इसे बाबा जी की शरण में लेकर आया हूँ, उन्हीं से मिलना है मुझे। दास ने कहा,
ठीक है, आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। दास राघव को एक कमरे में लेकर आता है। उस कमरे में बहुत सारा भस्म था और खोपड़ियों के कंकाल सामने पड़े थे और महातांत्रिक ओरजा वहीं बीच में बैठे मानो ध्यान में लीन थे। महातांत्रिक ने सादे वस्त्र धारण किए हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था। दास ने कहा, कृपया रविंद्र को यहाँ बाबा के सामने लिटा दो और तुम बैठ जाओ। राघव रविंद्र को महातांत्रिक के सामने लिटा देता है और बैठ जाता है। बाबा रविंद्र के सर पर अपना हाथ रखते हैं और राघव उनकी तरफ देखता है। महातांत्रिक ओझा उससे कहते हैं, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ लग रहा है। राघव ने कहा, तो बाबा अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करना होगा वैसे आप बता सकते हैं मुझे? महातांत्रिक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, 30 दिनों में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। उसी बीच हम रविंद्र को ठीक कर सकते हैं। अभी तुम जा सकते हो और 30 दिनों बाद ही लौट कर आना। यदि रविंद्र को लेकर कुछ भी ज़रूरी होगा तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे। राघव ने कहा, बाबा जी कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा दोस्त अरुण, कल रात एक काग भगोड़े ने हमला कर दिया उस पर। मैं सोच रहा था अगर आप उसकी मदद कर सकते। महातांत्रिक ने कहा, एक काग भगोड़े? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। राघव महातांत्रिक को सारी बात विस्तार में बता रहा था। महातांत्रिक ने कहा, देखो, ये सब सुनकर यही लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। वो बुरी शक्ति जिसने रविंद्र को कोमा की हालत में पहुंचाया है, उसी ने अरुण पर भी हमला किया है। हमें अरुण को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो भी काग भगोड़ा बन जाएगा। उसके बाद वो बाबा को लेकर वहीं पहुंचता है जहां उसे काग भगोड़ा दिखा था। उसके बाद बाबा वहाँ की मिट्टी जहाँ पर काग भगोड़ों ने पहले देखा था उसे अपने हाथों में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये मिट्टी शापित है, और ये मिट्टी ही नहीं, ये पूरी जगह शापित है। फिर बाबा अचानक से राघव से पूछते हैं, राघव, क्या रविंद्र या फिर अरुण यहाँ से कभी आए थे या गए थे? कुछ उनसे रिलेटेड यहाँ का कुछ है जो शायद उन्होंने बताया हो? राघव को ये सुन के कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी रविंद्र के पापा को कॉल करता है और इस जगह के बारे में बताता है, उन्हें सारी घटना भी बता देता है। तो उसके पापा घबराते हुए कहते हैं, बेटा, हमारी वहाँ पर ज़मीन है जिस पर हमारे लोगों ने कब्जा कर लिया था। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा, उन्होंने ये सब बताया है। बाबा कहते हैं, बेटा, सिर्फ रविंद्र के पापा ने नहीं, बल्कि ये पूरी जगह यहाँ के आदिवासियों की थी जिस पर वो कई सालों से रह रहे थे।